नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अपने नए सिलेबस के आधार पे जो 7वां टॉपिक है उसका दूसरा पार्ट देखेंगे। पहला पार्ट मैंने अपलोड किया है, वो आप इसी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो इस वाले पार्ट में हम लोग पारिस्थितिक पिरामिड मतलब इकोलॉजिकल पिरामिड और इसके अलावा जो साइकिल्स हैं वो देखेंगे। इसके बाद एक पार्ट और आएगा और उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ये थोड़ा लेंदी टॉपिक है, इसलिए 3 वीडियो मैंने इसमें बनाए हैं। मेरी कोशिश ये है कि जो टॉपिक जिस तरह का है उसमें मतलब अभी तक मैंने ज़्यादातर एक वीडियो में ही टॉपिक ख़त्म किया है, तो वो टॉपिक छोटे थे और मुझे ज़रूरी नहीं लगा, मतलब उसमें जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो एक ही वीडियो में आ गए, तो मैंने एक वीडियो बनाए हैं। अब यहाँ पे जो जो एग्ज़ाम में आ सकता है वो सब मैंने रखा है, तो ये काफ़ी बड़ा हो गया मटेरियल इसमें, तो इस पर 3 वीडियो बनाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो पारिस्थितिक पिरामिड हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड, ये होते क्या हैं। तो इनके लिए कुछ पहले पॉइंट देखते हैं कि जो आरेखीय रूप, क्या लिखा है, आरेखीय रूप से प्रदर्शित किए गए पोषी स्तर के चरणों को पारिस्थितिक पिरामिड कहा जाता है। तो आरेखीय रूप ना हिंदी में ना समझ में आए तो इंग्लिश में देखो ब्रैकेट में लिख दिया है कि डायग्रामेटिक, मतलब डायग्राम के द्वारा पोषी स्तरों के विभिन्न जो चरण होते हैं, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल होते हैं ना। इसके पहले वीडियो मैंने बता दिया है कि जो पोषी स्तर है ना उसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। उनको एक डायग्राम के द्वारा यदि प्रदर्शित करेंगे तो उसी को बोलते हैं पारिस्थितिक पिरामिड। तो ये एक जनरल डेफिनेशन हो गई कि पारिस्थितिक पिरामिड क्या होते हैं। जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं ना उनको एक क्रम में व्यवस्थित करना डायग्राम के रूप में। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, उत्पादक पिरामिड का आधार बनाते हैं और शीर्ष मांसाहारी जीव शीर्ष बनाता है। तो जो पिरामिड होते हैं ना उसमें जो प्रोड्यूसर होते हैं वो उसका बेस बनाते हैं, जबकि जो शीर्ष मांसाहारी मतलब टॉप कॉर्निवोर्स वो हो गए जैसे शेर जिसको कोई नहीं खाता, उनको शीर्ष मांसाहारी बोलते हैं। वो टॉप शीर्ष बनाता है, मतलब पिरामिड का टॉप बनाता है। पिरामिड तो आप लोगों को पता ही होगा, स्ट्रक्चर इस तरह की होती है। तो जो बेस है बोल रहा है ये उत्पादक बनाते हैं, जो शीर्ष होता है टॉप होता है वो बनाते हैं शीर्ष मांसाहारी जीव। और जो बोल रहा है कि दूसरे पोषी स्तरों के उपभोक्ता बीच का भाग बनाते हैं, कि जो बीच में होगा वो वाला भाग बनाते हैं जो बीच के ट्रॉफिक लेवल होते हैं उनके कंज्यूमर्स। अगला है पिरामिड में विभिन्न पोषी स्तरों को दर्शाने के लिए क्षैतिज रेखाएं होती हैं। तो अभी मैंने जो ऐसे बनाया था ना पिरामिड, तो इसमें एक ये नीचे वाली हो गई और बीच में भी जितने ट्रॉफिक लेवल होते हैं उस हिसाब से ये हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखाएं हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींची जाती हैं जो विभिन्न पोषी स्तरों मतलब ट्रॉफिक लेवल्स को दर्शाती हैं। तो इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4, इसमें 4 ट्रॉफिक लेवल हो गए। क्या लिखा है आगे, जो प्राथमिक उत्पादक स्तर से शाकाहारी मांसाहारी के माध्यम से क्रमिक रूप से व्यवस्थित होती है। मतलब पहला वाला जो पोषी स्तर होता है वो होते हैं उत्पादक, दूसरे वाले में होते हैं शाकाहारी, तीसरे वाले में होते हैं मांसाहारी, और फिर ऊपर है ना मांसाहारी भी होते हैं, छोटे और बड़े, की एक मांसाहारी को दूसरा खाता है। तो ये टोटल इस तरह से बनते चले जाते हैं ये ट्रॉफिक लेवल। ये बेसिक पॉइंट्स हैं। वैसे आगे जब पिरामिड आपको फिगर बना हुआ मिलेगा तो आपको ज़्यादा उसमें टेंशन नहीं होगी, लेकिन बेसिक पॉइंट्स आप देख लीजिए, ज़रूरी हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या किसको दर्शा रहा है। क्या लिखा है, प्रत्येक क्षैतिज रेखा की लंबाई एक पारिस्थितिक तंत्र मतलब इकोसिस्टम में प्रत्येक पोषी स्तर पर जीवों की कुल संख्या को दर्शाती है। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस खींची थी ना क्षैतिज रेखाएं, ये प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल पे जीवों की संख्या को दर्शाती है। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्पादक स्तर से उपभोक्ता स्तर तक प्रत्येक चरण के साथ जीवों की संख्या, क्या बोल रहा है, उत्पादक से उपभोक्ता स्तर तक, नीचे से मतलब उत्पादक से उपभोक्ता की तरफ जाने पर प्रत्येक चरण के साथ
जीवों की संख्या, बायोमास और ऊर्जा धीरे धीरे कम होती जाती है। तो ये बात एक जनरल जो पिरामिड है ना उसकी बात की गई है, क्योंकि जो पिरामिड होते हैं ना वो इन्वर्टेड भी होते हैं। इस वाले को सीधा बोलते हैं अपराइट या अपवर्ड पिरामिड, और जो ये दूसरा मैंने बनाया है इसको इन्वर्टेड पिरामिड बोलते हैं। लेकिन ये जो बात है ना लिखी है यहाँ पे वो जनरल सेंस में लिखी है कि इस वाले पिरामिड में जीवों की संख्या, बायोमास और ऊर्जा धीरे धीरे कम होती है, और इस प्रकार आरेख पिरामिड का रूप ले लेता है कि इस प्रकार जो डायग्राम बनता है वो पिरामिड का रूप ले लेता है। तो ये बेसिक बात हो गई कि इकोलॉजिकल पिरामिड बनते किस तरह से हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड 3 श्रेणियों के होते हैं, मतलब 3 तरह के इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं। कौन कौन से? संख्या का पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर। दूसरा है बायोमास का पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास। तीसरा है ऊर्जा का पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो यही तीनों हम लोग देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पिरामिड से। तो सबसे पहले हम लोग संख्या का पिरामिड देखेंगे। तो क्या लिखा है, एक पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक पोषी स्तर, जहाँ पे भी पोषी स्तर है ना उसका मतलब ट्रॉफिक लेवल है। और यदि ट्रॉफिक लेवल समझ में नहीं आ रहा तो आप इसके पहले वाला वीडियो इसी वाले 7वें टॉपिक का देखिए, उसमें डिटेल में समझाया गया है। तो क्या लिखा है, यह एक पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषी स्तर से संबंधित विभिन्न प्रजातियों के जीवों की कुल संख्या का ग्राफिक प्रदर्शन है। इनके कहने का मतलब ये है कि जो संख्या का पिरामिड होता है उसमें अलग अलग जो ट्रॉफिक लेवल होते हैं उनमें जीवों की कितनी संख्या है वही दर्शाई जाती है पिरामिड के द्वारा। अब आगे क्या लिखा है, संख्या का पिरामिड सीधा या उल्टा, मतलब अपराइट या इन्वर्टेड, दोनों प्रकार का हो सकता है। ये पॉइंट भी स्टार लगा लीजिए आप, क्योंकि जो संख्या का पिरामिड होता है ये दोनों तरह का हो सकता है। आगे आएगा बायोमास का पिरामिड, वो भी हो सकता है दोनों तरह का, अपराइट और इन्वर्टेड। लेकिन जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो हमेशा अपराइट ही होता है। ये तीनों आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे संख्या का पिरामिड देखेंगे जो सीधा होता है, अपराइट लिखा है ना ए नंबर में। संख्या का पिरामिड सीधा मतलब अपराइट, ऊपर की तरफ। चलो इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इस पिरामिड में निम्न से उच्च पोषी स्तर की ओर जाने पर जीवों की संख्या घटती है। ये बात याद रखना है कि जो अपराइट पिरामिड होता है किसका, संख्या का, उसमें निम्न पोषी स्तर से उच्च पोषी स्तर की तरफ बढ़ने पे, यहाँ से ऊपर की बात हो रही है इस पिरामिड के लिए। तो जो जीवों की संख्या है वो घटती है। दूसरा क्या लिखा है, इस प्रकार का पिरामिड ग्रासलैंड इकोसिस्टम में देखने को मिलता है। जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है मतलब जो घास पे आधारित, मतलब घास एक तरीके से प्रोड्यूसर है ना, घास, हरी घास, उसको खाते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स उनको फिर दूसरे खाते हैं। तो जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है उसमें इस तरह का पिरामिड देखने को मिलता है। अब यहाँ पे दिया गया है आपका अपराइट पिरामिड किसका, नंबर का। तो यहाँ पे एक खाद्य श्रृंखला ये दी गई है। तो जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम मतलब घास से स्टार्ट हुई, उसको टिड्डे ने खाया। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, ये है खाद्य श्रृंखला या फूड चेन। और जो पिरामिड है ना इसमें कई सारे जीव एक ट्रॉफिक लेवल में हो सकते हैं अलग अलग। तो घास को टिड्डा ने खाया, टिड्डा को चूहे ने खाया, चूहे को सांप ने खाया और सांप को बाज ने खाया। तो ये हो गई फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन का ये एग्जाम्पल है। पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया है। तो अब पिरामिड यदि बनाएंगे तो सबसे पहले घास से शुरू हुआ, उसको टिड्डे ने खाया, और टिड्डे के अलावा दूसरे भी हो सकते हैं घास को जो खाते हैं, खरगोश मान लो। तो टिड्डे को फिर चूहे ने खाया, खरगोश को कोई दूसरा खाएगा, चूहे को सांप ने खाया और सांप को बाज ने खाया। तो ये नीचे से ऊपर की तरफ बन गया ना, ऐसे बना हुआ है। तो यहाँ पे प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल जो ये बने हुए हैं ना ये संख्या को दर्शा रहा है। तो नीचे संख्या ज़्यादा है, ऊपर कम है, मतलब घास ज़्यादा है नंबर में, टिड्डे कम है, फिर उससे कम चूहे हैं, फिर उससे कम सांप है, उससे कम बाज हैं। और जो इधर साइड में लिखा है उत्पादक, तो जो घास है वो प्रोड्यूसर में आती है, टिड्डे वो शाकाहारी जीव में आते हैं, चूहे प्राइमरी कॉर्निवोर्स में आते हैं, प्राथमिक मांसाहारी, और जो सांप है वो द्वितीयक मांसाहारी में आता है, मतलब सेकेंडरी कॉर्निवोर। मांसाहारी को कॉर्निवोर बोलते हैं इंग्लिश में।
जो बाज हो गया वो टर्सरी कार्निवोर हो गया। तो ये बात हो गई अपराइट पिरामिड नंबर का। अब हम लोग देखते हैं नंबर का इन्वर्टेड पिरामिड, मतलब उल्टा। तो ये दिया गया है, क्या लिखा है इसमें, इस पिरामिड में निम्न से उच्च पोषी स्तर की तरफ जाने पर जीवों की संख्या बढ़ती है। नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो संख्या बढ़ेगी। अब देखिए साइज बढ़ता चला जा रहा है ना, इसमें इसका साइज कम है, इसका बड़ा है और बड़ा है, ये बड़ा, तो जो साइज है वही संख्या को दर्शा रहा है। तो इस मतलब जो संख्या का पिरामिड होता है इन्वर्टेड, उसमें निम्न पोषी स्तर से उच्च पोषी स्तर की तरफ जाने पर जो जीवों की संख्या है वो घटती है। ये बात आपको याद रखना है। हाँ, घटती नहीं है, बढ़ती है। ये बढ़ती है लिखा है ना, साइज क्योंकि बड़ा हो गया। तो अब इसमें ना आपको कुछ चेन याद नहीं रखना, बस ये याद रखना है ये जो लिखा है ना, इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे क्या लिखा है, पेड़ पौधे हैं उनको शाकाहारी और हरे जीवों ने खाया। शाकाहारी जीवों कुछ पैरासाइट्स हो गए परजीवी, और हाइपर पैरासाइट्स वो हो गए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जब मतलब जीव जंतु मर जाते हैं तो उन पे जो लगते हैं जीव जंतु जो उनको डिकम्पोज कर देते हैं। तो डिकम्पोजर्स की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए सबसे ज़्यादा संख्या में दिए गए हैं। संख्या के पिरामिड के बारे में दो चीज़ें दी गई हैं, ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। क्या क्या लिखा है, संख्या का पिरामिड प्रत्येक पोषी स्तर के जीवों के आकार को नहीं देखता है या नहीं दर्शाता है, भी यहाँ पे लिख सकते हैं। सीधी सी बात है कि जीवों के आकार को नहीं दर्शाता, जीवों के संख्या को दिखाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, एक पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों के सभी जीवों की गिनती करना मुश्किल है, अतः संख्या का पिरामिड पोषी स्तरों की संरचना को पूरी तरह से नहीं दर्शाता। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, कि जो संख्या का पिरामिड है ना, उसमें आप प्रत्येक जो ट्रॉफिक लेवल है ना, उसमें सही गिनती नहीं लगा सकते हैं जीवों की। तो इसलिए ये जो ट्रॉफिक लेवल्स है ना, उनकी स्ट्रक्चर को एक्यूरेटली नहीं दिखाता है। कौन, नंबर का पिरामिड, मतलब संख्या का पिरामिड। अब हम लोग देखेंगे दूसरा, बायोमास का पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास। क्या लिखा है, संख्या के पिरामिड की कमियों को दूर करने के लिए बायोमास का पिरामिड प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट क्या लिखा है इसमें, इस पिरामिड को बनाने के लिए प्रत्येक पोषी स्तर के जीवों के भार की गणना की जाती है। बायोमास, सीधी सी बात, भार हो गई। अगला पॉइंट क्या लिखा है, इस प्रकार बायोमास का पिरामिड बनाने के लिए एक निश्चित समय में प्रत्येक पोषी स्तर के जीवों के ड्राई वेट की गणना की जाती है। तो जो बायोमास का पिरामिड बनाया जाता है ना, वो प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल में जीवों का, जो जीव जंतु है ना, उनके ड्राई वेट को कैलकुलेट किया जाता है। अब ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना कि किस तरह से ये सब होगा, बस ऐसा होता है, आप ये समझ लीजिए। अगला पॉइंट है, इस प्रकार जीवों के विभिन्न आकार की समस्या हल हो जाती है। जो पिरामिड ऑफ नंबर था ना, उसमें जीवों का आकार, साइज है ना, बहुत तेज़ी से बदलता है। तो बोला यहाँ पे तो वेट लिया जा रहा है, तो उस पर ना छोटे बड़े सब जीव आ जाएंगे। अगला पॉइंट लिखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि जो बायोमास है ना, उसको ग्राम पर मीटर स्क्वायर में मापा जाता है। किस में मेजर किया जाता है, भार को ग्राम पर मीटर स्क्वायर में। अब हम लोग देखेंगे कि जो बायोमास का पिरामिड है उसका पहला टाइप है अपराइट पिरामिड। जैसे जो नंबर का पिरामिड था उसमें भी अपराइट और इन्वर्टेड थे, वैसे ही जो बायोमास का पिरामिड है उसमें भी अपराइट और इन्वर्टेड होते हैं। तो जो बायोमास का पिरामिड है ना, उसमें सीधा जो पिरामिड होता है, क्या लिखा है कि लगभग सभी स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों के लिए बायोमास का पिरामिड सीधा होता है। कि जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होते हैं ना, उनके लिए जो पिरामिड होता है बायोमास का, वो सीधा ही होता है। तो ये आपका पिरामिड बना हुआ है, नीचे है घास, फिर हिरन या खरगोश, फिर भेड़िया, और फिर ये शेर। उत्पादक शाकाहारी जीव, प्राथमिक मांसाहारी और शेष मांसाहारी। तो अब ये वेट की बात हो रही है ना, तो आप इससे कंफ्यूज मत हो जाना। सीधी सी बात है, यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ वेट कम हो रहा है, कन्फ्यूजन आएगा आपका
दूसरे वाले में जो इन्वर्टेड है, लेकिन कि इसमें जो है ना नीचे से ऊपर वेट बढ़ कैसे रहा है वो भी मैं आपको समझाऊंगा अभी। तो जो इन्वर्टेड पिरामिड है बायोमास का, उसमें देखते हैं कई जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में बायोमास का पिरामिड उल्टा होता है। ये जो एक्वाटिक इकोसिस्टम होते हैं ना उसमें बायोमास का पिरामिड उल्टा होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि किस तरह के बायोमास के पिरामिड है ना किन इकोसिस्टम का सीधा होता है। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में, और इन्वर्टेड किस में होता है, जलीय या एक्वेटिक इकोसिस्टम में। अगला पॉइंट क्या लिखा है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उत्पादक मतलब फाइटोप्लैंक्टन होते हैं जिनका रिप्रोडक्शन और वृद्धि तेजी से होती है। रिप्रोडक्शन और वृद्धि तेजी से होती है तो इसलिए इनको खाया जाता है तो कम होते हैं, लेकिन ये बार बार फिर से प्रोड्यूस करते हैं, बनते रहते हैं बहुत तेज़ी से, तो इसलिए भरपाई होती रहती है। इसीलिए इस पिरामिड में नीचे वालों का वेट कम होता है, ऊपर वालों का वेट बढ़ता जाता है। ये दूसरा वाला जो पॉइंट लिखा है ना, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उत्पादक जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, हाँ फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं, सूक्ष्म जो हरी घास होती है ना समुद्रों में जो पाई जाती है, उनको सबको फाइटोप्लैंक्टन में लाया जाता है। ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया। अब चलते हैं तीसरा जो पिरामिड होता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी। उस पर क्या लिखा है, एक पारिस्थितिक तंत्र में पोषी स्तरों की कार्यात्मक भूमिकाओं की तुलना करने के लिए ऊर्जा का पिरामिड सबसे उपयुक्त है। तो बेस्ट कौन सा है, पिरामिड ऑफ एनर्जी। और इसमें कार्यात्मक भूमिका मतलब फंक्शनली किस तरह से काम कर रहे हैं, किसका क्या फंक्शन है, इसका मतलब है ये कार्यात्मक भूमिका का मतलब है फंक्शनल रोल कि डिफरेंट पोषी स्तर का क्या क्या फंक्शनल रोल है। अगला पॉइंट क्या लिखा है, ऊर्जा का पिरामिड ऊष्मागतिकी के नियमों को दर्शाता है, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। प्रत्येक पोषी स्तर पर सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और ऊष्मा में परिवर्तन के साथ ऊर्जा के नुकसान को भी चित्रित किया जाता है। तो पहली बात ये होगी कि ऊर्जा का जो पिरामिड है वो ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स के नियमों को दर्शाता है। क्या बोल रहा है, प्रत्येक पोषी स्तर ईच ट्रॉपिक लेवल पे सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में और हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो जो हीट एनर्जी है वो वेस्ट हो जाती है, तो ये नुकसान को भी दिखा रहा है ऊर्जा को। इसीलिए ये जो ऊर्जा का पिरामिड है वो हमेशा सीधा होता है। यही लिखा है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश से उत्पादक फिर शाकाहारी जीव से मांसाहारी जीव तक उपयोगी ऊर्जा। उपयोगी ऊर्जा का मतलब होता है कि जो उस जीव के लिए जीव के काम में आ जाए, उस यूजेबल एनर्जी ना वो हमेशा कम होती रहती है। तो ये नीचे से ऊपर की तरफ बना है। वो जो 10% रूल था वो भी पिछले वीडियो में मैंने बताया था ना, वो देखो यहाँ पे वो भी यूज हो रहा है। अब क्योंकि हम ऊर्जा के पिरामिड की बात कर रहे हैं तो वही था कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे केवल 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता। तो उत्पादकों के पास टोटल 100 किलो कैलोरी एनर्जी है। तो जो प्राइमरी कंज्यूमर है उनके पास 1000 का 10% कितना 100 हो गया, तो 100 किलो कैलोरी जाएगी। जो द्वितीयक उपभोक्ता है उनके पास 100 का 10% मतलब 10 किलो कैलोरी जाएगी एनर्जी। और जो तृतीयक उपभोक्ता हैं उनके पास 10 का 10% मतलब 1 किलो कैलोरी जाएगी। तो यहाँ पे 10% रूल फॉलो हो रहा है पिरामिड ऑफ एनर्जी में। तो ये बात हो गई पिरामिड्स की। इतने ही आपको बात याद रखनी है, जो पॉइंट्स मैंने बताए इन्हीं से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन फंसेंगे। अब हम लोग इसमें अगला हेडिंग देखते हैं, प्रदूषक और पोषी स्तर मतलब पॉल्यूटेंट्स एंड ट्रॉफिक लेवल। अभी आगे इसमें देखेंगे कि इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। तो क्या लिखा है, प्रदूषक मतलब होता है पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स मतलब वो सब्सटेंस, वो पदार्थ जो पोल्यूशन करते हैं, विशेष रूप से गैर निम्नीकरणीय एक पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों से पास करते हैं। मतलब बोल रहा है प्रदूषक, और प्रदूषकों में से कौन, नॉन डिग्रेडेबल, जो डिग्रेडेड नहीं होते हैं, वो पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम के डिफरेंट
ट्रॉफिक लेवल जो होते हैं ना उनसे वैसे ही पास होते रहते हैं, क्योंकि वो डिग्रेड नहीं होते हैं। इन प्रदूषकों के संचलन में दो प्रमुख प्रक्रियाएं शामिल हैं, मतलब मूवमेंट के जो प्रदूषक होते हैं ना वो ट्रॉफिक लेवल्स में उनका मूवमेंट होता है, वो दो तरीके से आप देख सकते हैं। तो पहला है बायो एक्यूमुलेशन और दूसरा है बायो मैग्नीफिकेशन। तो हमको अब इसकी हिंदी समझ में आई नहीं तो मैंने इंग्लिश में ही लिख दिया है, लेकिन आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्या पता ऐसे ही देवनागरी में बायो एक्यूमुलेशन करके पूछ ले। तो बायो एक्यूमुलेशन में क्या लिखा है, यह खाद्य श्रृंखला में प्रदूषकों के प्रवेश को दर्शाता है। मतलब एटमॉस्फेयर में जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं ना उसका खाद्य श्रृंखला में प्रवेश हो जाना, यही बायो एक्यूमुलेशन है। बायो एक्यूमुलेशन हिंदी में जैव संचयन लिखा है ये। बायो एक्यूमुलेशन में पर्यावरण से खाद्य श्रृंखला के प्रथम जीव तक प्रदूषक की मात्रा में वृद्धि होती है। इसको मैंने स्टार में लगाया है। ये इसलिए लिखा है कि एटमॉस्फेयर में तो उसकी क्वांटिटी काफ़ी कम है, लेकिन जब वो जीवों पे चली जाती है तो वो एटमॉस्फेयर की अपेक्षा ज़्यादा ही होती है। जो फूड चेन के प्रथम जीव में जाती है। तो यहाँ पे प्रवेश की बात कर रही है, मतलब फूड चेन में पहले जीव में प्रवेश क्या कहलाता है, बायो एक्यूमुलेशन। दूसरा है बायो मैग्नीफिकेशन। तो बायो मैग्नीफिकेशन क्या है, प्रदूषकों की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है जैसे जैसे वह एक से दूसरे पोषी स्तर में प्रवेश करता है। तो बायो मैग्नीफिकेशन क्या हो गया, प्रदूषकों का एक पोषी स्तर, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाना, एक से दूसरे में जाकर दूसरे तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे ही जैसे जैसे ये प्रदूषक जो होते हैं ना वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाते हैं तो इनका जो कंसंट्रेशन है वो और बढ़ती जाती है, क्योंकि नीचे से ऊपर बढ़ने पर जीवों की संख्या कम होती जाती है। तो जो पॉल्यूटेंट्स है ना उनका कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है, तो वही उसी को बोलते हैं मैग्नीफिकेशन, बायो मैग्नीफिकेशन। नोट यहाँ पे लिखा है, इन ऑर्डर फॉर बायो मैग्नीफिकेशन टू अकर द पॉल्यूटेंट मस्ट बी लॉन्ग लिव्ड, मोबाइल, सॉल्युबल इन फैट्स, बायोलॉजिकली एक्टिव। इसमें 4 कंडीशंस दी हुई हैं कि जो पॉल्यूटेंट है ना वही बायो मैग्नीफाई होंगे, उनका बायो मैग्नीफिकेशन होगा किस कंडीशन में, जब वो लॉन्ग लिव्ड। लॉन्ग लिव्ड का मतलब जो पॉल्यूटेंट है ना, प्रदूषक पदार्थ हैं, वो ज़्यादा समय तक वो अपने उसी रूप में बने रहते हैं। यदि ऐसा नहीं होगा तो ब्रेक डाउन हो जाएंगे दूसरे पदार्थों में और वो फिर हानिकारक नहीं बचेंगे। दूसरा है मोबाइल। मोबाइल भी होने चाहिए। मोबाइल मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक इनका फ्लो हो जाए। जब एक जगह से दूसरी जगह पर वो जा सकते हैं, उनका मतलब मूवमेंट होगा, तभी वो अलग अलग जीवों पर नुकसानदायक होंगे। तीसरा है सॉल्युबल इन फैट। जो पॉल्यूटेंट फैट मतलब वसा में घुलनशील होते हैं, वो जीवों के शरीर में ज़्यादा देर तक रहते हैं, इसलिए उन पर ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। लेकिन जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं वो पेशाब के थ्रू निकल जाते हैं। तो इसीलिए बोल रहा है कि बायोमैग्निफिकेशन वही प्रदूषक करेंगे जो फैट में सॉल्युबल होंगे, वसा में घुलनशील होंगे। और चौथा लिखा है बायोलॉजिकली एक्टिव, मतलब कि ऐसे होने चाहिए जो हमारे मतलब मेटाबॉलिज्म जो है ना जीवों के, उस पे जाके वो एक्टिव बने रहें। यदि एक्टिव नहीं होंगे तो उनको हमारे शरीर में हैं भी हैं तो उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये बात हो गई बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन की। चलिए अब अगला हम लोग देखेंगे बायो इंटरेक्शन। इंग्लिश में तो बायोटिक इंटरेक्शन बोलते हैं, हिंदी में जैविक अन्योन्य क्रिया। ऐसे ही मैंने गूगल में सर्च किया और ट्रांसलेट होके ऐसे ही आया कि बायोटिक इंटरेक्शन को जैविक अन्योन्य क्रिया बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब, बायोटिक इंटरेक्शन एक समुदाय में एक जीव का दूसरे जीव पे प्रभाव को दर्शाता है। मतलब जो बायोस्फीयर होता है ना उसमें एक जीव दूसरे जीव के साथ किस तरह इंटरेक्शन करता है, उसी को इंटरेक्शन मतलब संपर्क में किस तरह से आता है और प्रभाव क्या होता है एक का दूसरे में, वही बायोटिक इंटरेक्शन होता है।
तो एबायोटिक इंटरेक्शन के हम लोग टाइप्स देखेंगे, इससे क्वेश्चन बनने के चांस हैं। ये टोटल कितने हैं, ABCDEF 6 टाइप हैं, कुछ नहीं है, बस एक एक लाइन में सबका दिया गया है, वो आपको देखना है। पहला टाइप दिया गया है म्यूचुअलिज्म, मतलब सहजीवता। इंग्लिश वाले जो टर्म है वो भी आप याद रखिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि उसका जो अर्थ है वो एकदम सही से वही हो। सहजीविता वैसे मुझे जो समझ में आया वो सहजीविता होता है। तो इसका क्या मतलब है, इस प्रकार के इंटरेक्शन से दोनों प्रजातियों को लाभ होता है। मतलब ऐसा जीव जंतु जिनके इंटरेक्शन से, इंटरेक्शन का मतलब कोई ब्रीडिंग रीडिंग या क्रॉस क्रॉस नहीं है, बस सीधी सी बात है कि वो एक क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम में वो साथ साथ रहते हैं तो एक दूसरे के संपर्क में भी आएंगे। तो सीधी सी बात है, जब दोनों को वहाँ पे रहने से लाभ हो रहा है, एक किसी एक को दूसरे से हानि नहीं हो रही है, लाभ हो रहा है, तो उसी को बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है परागण, इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन में क्या होता है, जीव जंतु पेड़ों, यहाँ पे केवल जीव नहीं आएगा, पेड़ पौधे भी आएंगे। शुरुआत में जब पहली बार इकोसिस्टम में बताया तो उसमें ये लिखा है कि जो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं ना, वही मिलके इकोसिस्टम बनाते हैं। तो बायोटिक में पेड़ पौधे भी आ जाते हैं। तो जो पॉलिनेशन होता है उसमें क्या करते हैं कि जो जीव जंतु पेड़ों के फूलों पे बैठेंगे, जैसे भंवरे और मधुमक्खियाँ, तो वो अपने लिए तो भोजन निकालती हैं, मतलब शहद बनाती हैं, कुछ को उसका जूस पीना होता है भंवरों को, और मधुमक्खियाँ शहद बनाती हैं, तो उनको भोजन मिल गया। दूसरा, जो पेड़ पौधे हैं उनको क्या फ़ायदा हुआ कि उनका क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, उनके जो परागकण है ना, इनके द्वारा दूसरे पेड़ों में जाते हैं, जिससे फिर वो फल बनते हैं, फूल से फल। तो ये क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हेल्प करता है, पर परागण प्रक्रिया में। तो दोनों को, पेड़ों को भी फ़ायदा हो गया, जीव जंतुओं को भी फ़ायदा हो गया। तो ये हो गया सहजीविता या म्यूचुअलिज्म। चलो दूसरा देखते हैं, कमेंसलिज्म या परजीविता। इसमें क्या है, एक जीव को फ़ायदा होता है, दूसरे जीव पे कोई प्रभाव नहीं होता है, इसको बोलते हैं कमेंसलिज्म। अब जैसे एग्जाम्पल, सब में एग्जाम्पल देके बताया गया है। जैसे गोबर जो होता है ना, उसमें गुबरैले रहते हैं, तो जो गोबर होता है ना वो उनको भोजन और घर दोनों प्रदान करता है। लेकिन जो गुबरैला है ना, उसका गाय पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गाय ने गोबर दिया, बस गाय पर निकल ली। तो जो गुबरैला है ना, ये एक कीड़ा होता है छोटा सा, तो ये क्या करता है, उसमें गोबर में रहता है तो उसका घर भी हो गया वो, और उसको वही गोबर को खाता भी है, तो उसको खाना भी मिल गया। तो गाय पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा और गुबरैले का फ़ायदा हो गया। तो इसी को बोलते हैं कमेंसलिज्म या परजीविता। चलिए तीसरा देखते हैं, प्रतिस्पर्धा, इंग्लिश में कंपटीशन। इसमें क्या होता है कि दोनों जीवों को इस प्रकार के इंटरेक्शन से नुकसान होता है। अब जैसे लिखा है, यदि दोनों जीव खाने के लिए एक ही पर निर्भर हैं और खाने की पर्याप्त मात्रा नहीं है तो उस खाने के लिए दोनों के बीच छीना झपटी मचेगी, तो दोनों को नुकसान हो सकता है। इसी को बोलते हैं कंपटीशन। ये इंटरेक्शन की टाइप की बात हो रही है यहाँ पर, इकोसिस्टम में जो बायोटिक इंटरेक्शन होते हैं वे सब इकोसिस्टम में ही आते हैं। अगला है प्रीडेशन एंड पैरासाइटिज्म। प्रीडेशन का मतलब ये होता है कि जैसे शेर है ना, शेर प्रीडेटर है, वो प्रीडेशन, उसने हिरन को खा लिया तो उसने प्रीडेशन कर दिया। और पैरासाइटिज्म होता है जब परजीवी किसी पे रहते हैं, जीव दूसरे जीव पे उसको चूसते रहते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते रहते हैं। तो क्या लिखा है, एक प्रजाति का फ़ायदा होता है जबकि दूसरे का नुकसान होता है, इन दोनों में। तो हम लोग दोनों का एग्जाम्पल देखेंगे, प्रीडेशन का और पैरासाइटिज्म का। तो प्रीडेशन में क्या हुआ, एक मछली ने दूसरे मछली को खा लिया, छोटी मछली ने बड़ी मछली ने खा लिया, तो बड़ी मछली का फ़ायदा हो गया और छोटी मछली तो निपट गई। पैरासाइटिज्म क्या है, जो टिक्स होते हैं ना, अरे जो टिक्स बोलते हैं, जैसे जो गाय भैंसों और कुत्तों पे जो कीड़े पड़ जाते हैं, जो उनको खाते रहते हैं, उसमें स्किन में उड़ते रहते हैं, उनको टिक्स बोलते हैं। तो वो जो खून चूसते हैं ना उनका, तो उनका टिक्स का तो फ़ायदा हो गया, उनको खाना मिल गया, लेकिन जीव जंतुओं को तो बड़ी दिक्कत होती है ना। तो ये हो गया प्रीडेशन और पैरासाइटिज्म। दो और बचे हैं इसमें, है कमेंसलिज्म। अब इसकी हिंदी हमको मिली नहीं तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है, बस आप समझ लीजिए। एक प्रजाति को हानि पहुंचती है जबकि दूसरी प्रजाति को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे क्या लिखा है, बड़े पेड़ पौधों की छाया के नीचे उगने वाले वृक्षों की वृद्धि प्रभावित होती है। बड़े पेड़ पौधे जो होते हैं ना,
उनके नीचे कई तरह के पेड़ पौधे छोटे वाले उगाते हैं। तो बड़े पौधों को तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन जो छोटे पौधे होते हैं ना, उनको धूप नहीं मिलती है तो उनकी वृद्धि है ना बहुत धीमी हो जाती है। तो इसी को बोलते हैं एमेंसलिज्म। छोटे पौधों को तो नुकसान हो गया और बड़े को कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। लास्ट है न्यूट्रलिज्म। किसी भी प्रजाति को कोई हानि या लाभ नहीं होता, इसको बोलते हैं न्यूट्रलिज्म। नोट यहाँ पे लिख दिया है कि इस तरह का इंटरेक्शन प्रकृति में किस प्रकार से होता है ये ज्ञात नहीं है। बस एक ये टर्म आ गया कि इस तरह का होता है, लेकिन कहाँ पे ऐसा होता है ये ज्ञात नहीं है। आगे लिखा है इसे कभी कभी इस तरह भी समझा जा सकता है कि दो प्रजातियाँ खाने का स्रोत समान हो यदि, परंतु उनका एक दूसरे पर कोई प्रभाव ना हो, तो ऐसा हो सकता है। ये बस एक हाइपोथेसिस ही है। चलिए, ये तो बात हो गई बायोटिक इंटरेक्शन की। अब हम लोग देखेंगे न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, पोषण चक्रण। तो इसमें हम लोग कुछ पहले पॉइंट्स देखेंगे, फिर 3 साइकिल देखेंगे हम लोग, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल, और उसके साथ ही वीडियो ख़त्म हो जाएगा। तो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, चलो पहले पॉइंट देखते हैं। पोषक चक्र मतलब न्यूट्रिएंट साइकिल एक अवधारणा है जो यह बताता है कि कैसे पोषक तत्व भौतिक पर्यावरण से जीवित जीवों तक जाते हैं और बाद में भौतिक वातावरण में वापस पुनर्नवीनीकरण मतलब रिसाइकलिंग करते हैं। सीधी सी बात है कि पर्यावरण से या और ज़मीन से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, पोषक तत्व होते हैं, वो जीव जंतुओं पे जाना और जीव जंतुओं के द्वारा वापस भौतिक पर्यावरण में जाना और उसके बाद भौतिक पर्यावरण से फिर से उसको जीवों में जाना, ये जो साइकिल एक चलता रहता है ना, इसी को न्यूट्रिएंट साइकिल बोलते हैं। अगला पॉइंट क्या लिखा है? पोषक चक्रण का अध्ययन विशिष्ट पोषक पदार्थों के संदर्भ में किया जाता है। मतलब कुछ ही तत्वों के बारे में हम लोग करते हैं जो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका अध्ययन न्यूट्रिएंट साइकिलिंग का। पर्यावरण में प्रत्येक पोषक तत्व के चक्रण का अपना विशेष पैटर्न होता है। मतलब जो एटमॉस्फेयर होता है ना, उसमें जो अलग अलग पोषक तत्व होते हैं ना, उनका जो रिसाइकलिंग पैटर्न होता है वो अलग अलग होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। पोषक चक्रों में कार्बन और नाइट्रोजन चक्र सबसे महत्वपूर्ण है। कार्बन और नाइट्रोजन सबसे महत्वपूर्ण है, और इसके अलावा हम लोग वाटर साइकिल भी देखेंगे। आगे ये लिखा है, यह दोनों चक्र मिट्टी के पोषण चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है कि जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है ना, उसके मेंटेन रखने में ये दोनों साइकिल जो है ना काफ़ी हेल्प करते हैं। तो जो न्यूट्रिएंट साइकिल होते हैं ना, उनके हम लोग पहले प्रकार देख लेते हैं। कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है कि जो भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो इनको 2 तरीके से वर्गीकृत किया गया। पहला है रिप्लेसमेंट पीरियड के आधार पे, मतलब रिप्लेसमेंट पीरियड के आधार पे 2 तरीके, परफेक्ट साइकिल और इम्परफेक्ट साइकिल में डिवाइड किया गया है। पीरियड मतलब कितने टाइम में वो ये साइकिल है ना वो पूरा करते हैं। तो जो परफेक्ट साइकिल होता है, परफेक्ट साइकिल और इम्परफेक्ट साइकिल, पूर्ण चक्र और अपूर्ण चक्र, इसमें इसको डिवाइड किया गया है। पूर्ण चक्र वह होता है जिसमें पोषक तत्वों का उपयोग और रिप्लेसमेंट एक समान रूप से, मतलब प्रयोग किया और वो मतलब बहुत ही कम समय में प्रकृति में गए, उसके बाद फिर से वापस आ जाते हैं। तो इनका जो चक्रण है ना वो साइकिलिंग जल्दी जल्दी होती रहती है। आगे लिखा है ज़्यादातर जो गैसीय साइकिल होते हैं, गैसीय साइकिल वो इसके उदाहरण हैं। आगे हम लोग गैसीय साइकिल भी देखेंगे, जैसे जो वाटर साइकिल है या नाइट्रोजन साइकिल है या कार्बन साइकिल है, ये सब गैसीय साइकिल है। और जो दूसरा लिखा है अपूर्ण चक्र मतलब इम्परफेक्ट साइकिल, या वह चक्र होते हैं जिसमें कुछ पोषक तत्व चक्र में पुनः उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। तो बोले सेडिमेंट्री जो साइकिल होते हैं वो इसके उदाहरण हैं, क्योंकि कुछ पोषक तत्व मिट्टी में दब जाते हैं जो पुनः उपयोग में नहीं आते हैं। तो सेडिमेंट्री जो साइकिल होता है ना वो इम्परफेक्ट साइकिल का उदाहरण है, क्योंकि मिट्टी में कुछ पोषक तत्व होते हैं जो दोबारा है ना पेड़ पौधों के यूज में नहीं आते हैं। दूसरा है जो क्लासिफिकेशन न्यूट्रिएंट साइकिल का, वो है रिजर्वायर की प्रकृति के आधार पर। रिजर्वायर वो होता है जो
इनको मतलब जिसमें जो इनको मतलब रखता है अपने पास, तो ज़्यादातर सॉइल होती है रिजर्वायर या एटमॉस्फेयर होता है। भंडार की बात हो, रिजर्वायर का मतलब भंडार होता है, वैसे हिंदी में शाब्दिक अर्थ पूछा जाए, लेकिन यहाँ पे रिजर्वायर का मतलब है कहाँ पे ये पाए जाते हैं। तो इसको रिजर्वायर की प्रकृति के आधार पर जो न्यूट्रिएंट साइकिल है उसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है, गैसियस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल। गैसीय चक्र और सेडिमेंट्री साइकिल। हमको सेडिमेंट्री साइकिल का भी हिंदी नहीं पता तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है। सेडिमेंट्री का मतलब ज़मीन में जिन पोषक तो है ना, कि ज़मीन से पेड़ पौधों को मिला, पेड़ पौधे से फिर ज़मीन में मिल गया। और गैसीय चक्र का है कि पेड़ पौधे से एटमॉस्फेयर में गए, एटमॉस्फेयर से ज़मीन में आया, ज़मीन से पेड़ पौधों ने ग्रहण किया, फिर से एटमॉस्फेयर में चले गए। तो ये वो आते हैं गैसीय में। तो सीधा सा लिखा है वह चक्र जिसमें रिजर्वायर वातावरण होता है एटमॉस्फेयर, वो गैसीय चक्र है। और सेडिमेंट्री साइकिल जिसमें रिजर्वायर पृथ्वी की ऊपरी सतह मतलब अर्थ क्रस्ट होती है, वो सेडिमेंट्री साइकिल आते हैं। दोनों ना ऐसे ही देख लेना कि गैसीय साइकिल में रिजर्वायर वातावरण है और सेडिमेंट्री साइकिल में रिजर्वायर अर्थ क्रस्ट है, पृथ्वी की ऊपरी सतह है। अब हम लोग देखेंगे वाटर साइकिल, उसके बाद देखेंगे कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल। तो वाटर साइकिल तो सबसे ज़्यादा इजी है। चलिए, तो वाटर साइकिल में क्या होता है, ये पेड़ पौधे हैं और ये पृथ्वी की सरफेस है, ये अर्थ सरफेस लिखा है, ऊपरी सतह पृथ्वी की। तो यहाँ से पृथ्वी की ऊपरी सतह से वाटर का इवापोरेशन हुआ, तो पृथ्वी की सतह में भूमि भी आ गई और जल भी आ गया, मतलब जो समुद्री जल है उसका भी वाष्पीकरण। और जो पेड़ पौधों से वाष्पीकरण होता है उसको ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। तो यहाँ से पानी एटमॉस्फेयर में गया वाष्पीकरण से, मतलब इवापोरेशन से और वाष्पोत्सर्जन से। ऊपर पानी गया तो उसके बाद टेम्परेचर ऊपर कम होता है तो उनका संघनन होता है, और संघनन के बाद क्या बनते हैं, बादल। तो ये ले बादल ऊपर बन गए, ये बादल बन गए। फिर बादल क्या करते हैं, थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं, फिर बारिश होती है तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन होगा तो पानी नीचे फिर से आता है, तो नीचे आएगा तो यहाँ पे लिखा है परकोलेशन, और यहाँ पे जहाँ पे दिख नहीं रहा है यहाँ पे लिखा है इनफिल्ट्रेशन। तो ये क्या होता है, ज़मीन में आया और ज़मीन के फिर अंदर की तरफ विभिन्न परतों से होके उसका ग्राउंड वाटर में जाके मिल जाना, यही होता है परकोलेशन और इनफिल्ट्रेशन। तो इस तरह से होता है वाटर साइकिल, चलता रहता है इस तरह से। इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जितना काम का है मैंने वो सब बता दिया है। अब दूसरा जो है वो है कार्बन साइकिल। तो कार्बन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड, देखो ये एटमॉस्फेयर की जो है ना, ये ऊपर और यहाँ, तो जो कार्बन साइकिल है ना, वो जो एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, वो उसको फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में पेड़ पौधे यूज करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ये यूज किया, देखो यहाँ पे। तो इसीलिए इधर से प्रकाश संश्लेषण यहाँ पे लिखा है, तो इसको पेड़ पौधे ने यूज किया। तो साइकिल की जो डायरेक्शन लिखी है ना, उससे पता चल जाता है। फिर ये पेड़ पौधों ने खाना बनाया, ये खाद्य पदार्थ बन गया, और उसको उपभोक्ताओं ने यूज कर लिया, या सीधे पेड़ पौधों को खा लिया। ये छोड़ घास फूस हुई तो उसको खा सकते हैं, तो इसलिए डायरेक्ट भी लाइन बन गई इधर। और ये जो पेड़ पौधे जब मर जाएंगे तो ये मृत कार्बनिक पदार्थ हो गया, तो उनका जो अपघटन हो जाएगा तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड फिर से एटमॉस्फेयर में मिल जाएगी। और जो उपभोक्ता हैं वो श्वसन करेंगे, तो श्वसन में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना, तो ये एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड चली गई। और उपभोक्ताओं का जो वेस्ट मटेरियल होता है उसका बायो डिग्रेडेशन हो जाएगा, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाके मिल जाएगी, उसमें बायो डिग्रेडेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो इस तरह से कंप्लीट हो गया आपका कार्बन साइकिल। कुछ ज़्यादा खास नहीं है, एक दो बार आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसमें नीचे कुछ बातें भी मैंने लिखी है जहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांस हैं। तो नाइट्रोजन साइकिल में चलिए अब हम लोग नाइट्रोजन साइकिल देखते हैं। तो नाइट्रोजन साइकिल में तो देखो, नाइट्रोजन तो सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन लिखा है।
लेकिन जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन होती है ना, वो सभी जो प्रोड्यूसर है ना वो यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ पेड़ पौधे हैं ना, उन्होंने वो जैव स्थिरीकरण, ये लिखा है ना जैव स्थिरीकरण, उसके द्वारा नाइट्रोजन है ना वो यूज कर लेते हैं। तो वो तो इस कैटेगरी में आ गए। यह दूसरा हो गया, ये लिखा है ना तड़ित बिजली एवं वर्षा। तो जो बिजली की गर्जना होती है ना वर्षा, तो उसमें जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस होती है ना वो आयनित हो जाती है नाइट्रोजन के आयन में, और उसके बाद वो ज़मीन में आ जाती है। तो उसके बाद वो मिल जाएगी ज़मीन में। तो जो जैव स्थिरीकरण बैक्टीरिया होते हैं वो पेड़ पौधे में भी पाए जाते हैं और ज़मीन में भी पाए जाते हैं, तो वहाँ से आ गई। तो इसलिए एरो का आपको याद रखना है, ये वाला एरो ऊपर की तरफ गया है तो ये ऊपर की तरफ गया, इसका मतलब भूमि में कुछ बैक्टीरिया रह रहे हैं, वो डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं। विनाइट्रीकरण लिखा है ना, तो डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं। तो डीनाइट्रिफिकेशन मतलब नाइट्रेट्स और नाइट्राइड जो होते हैं ना उनका नाइट्रोजन में कन्वर्ट होना। तो पेड़ पौधों को जंतुओं ने खाया, खाद्य पदार्थों को, या पेड़ पौधों को खा लिया, तो जंतुओं में नाइट्रोजन चली गई, और जंतुओं के बाद वो भूमि पहुंच गई, वो मर गए। तो ओजोनीकरण यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके द्वारा अमोनिया है ना वो गैस बनती है, और इस अमोनिया का ना नाइट्रीकरण होता है तो नाइट्रेट बनते हैं, और ये नाइट्रेट पेड़ पौधे हैं ना उसको यूज करते हैं। तो ये हो गया आपका नाइट्रोजन साइकिल। अब हम लोग थोड़ा सा वो देख लेंगे कि जो कौन है ना किस स्टेज में किसको कन्वर्ट करता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या लिखा है, कुछ सूक्ष्म जीव वायुमंडल की नाइट्रोजन को अमोनियम आयन के रूप में बदलने की क्षमता रखते हैं। तो 3 तरीके यहाँ पे बताए गए हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जैसे में 2 तरीके के होते हैं, एरोबिक और एनाएरोबिक। एरोबिक मतलब जो ऑक्सीजन का यूज करते हैं, दूसरे जो ऑक्सीजन का यूज नहीं करते हैं। तो जो ऑक्सीजन का यूज करते हैं उसका एग्जाम्पल है एजोटोबैक्टर, और जो यूज नहीं करता है उसका एग्जाम्पल है क्लॉस्ट्रोडियम। तो अब नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस को अमोनियम आयन यानी H4+ आयन में कन्वर्ट करती है। ये हो गए बैक्टीरिया। अब अगली बात है लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जैसे मटर और दालें और चना, ये लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं ना, इनमें एक सहजीवी बैक्टीरिया इनकी जड़ों में रहता है, ये जो है राइजोमियम। वो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस होती है ना उसको ग्रहण करने की क्षमता रखता है, तो इसको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी बोलते हैं। और तीसरा है ब्लू ग्रीन एल्गी। एल्गी का मतलब शैवाल होता है, जैसे एनाबीना और स्प्रूलिना, ये भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ना उसका यूज कर लेते हैं। तो अमोनिया आयन जो है ना उससे अमोनिया बन गई। तो जो ये अमोनिया है ना उसको नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया नाइट्राइट में बदलता है, और इस नाइट्राइट को नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया नाइट्रेट में बदलता है। ये रिएक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट, मतलब ये जो है ना कि अमोनिया को नाइट्राइट में कौन बदला, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, और जो नाइट्राइट को नाइट्रेट में किसने बदला, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया ने। और जो नाइट्रेट होता है ना इसको पौधों के द्वारा अमीनो अम्ल में बदल दिया जाता है। अभी ऊपर हमने साइकिल बताया था ना, नाइट्रेट सीधा पौधों की तरफ चला गया, तो पौधे इस नाइट्रेट को अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। और जो अमीनो एसिड होते हैं ना वो प्रोटीन की एक बेसिक यूनिट है, मतलब जो प्रोटीन होते हैं ना वो अमीनो अम्ल के बने होते हैं। तो पहुँच गए पेड़ पौधे में। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, मिट्टी और समुद्र में कुछ स्पेशल डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं जो नाइट्राइट को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं। मिट्टी और समुद्र दोनों की बात हो रही है। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जो
नाइट्रेट और नाइट्राइट को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं। जैसे लिखा हुआ है स्यूडोमोनास बैक्टीरिया है ना, उसका नाम है ये स्यूडोमोनास, पी है ना यहाँ पे साइलेंट है। तो ये हो गए आपके पूरे साइकिल। तो इको सिस्टम, इकोटोन एंड इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल बैलेंस, ये जो 7वां पॉइंट है आपके सिलेबस में, उसका ये दूसरा वीडियो है ना वो कंप्लीट हो गया है। इसका एक वीडियो और आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।